नमस्कार साथियों, टैली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आप सबकी मांग पर हमने एक बहुत प्रचलित टॉपिक है, लेकिन उसमें से किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं उसको आपके साथ साझा करने के लिए एक टॉपिक लिया है अधिगम। और अधिगम चूंकि हमारे यहाँ जिस तरह से हमने वैज्ञानिक विभाजन किया है सिलेबस का, उसमें यूनिट 6 का हिस्सा है। यूनिट 6 करने से पहले हम लोग आपसे चर्चा कर चुके हैं प्रगतिशील शिक्षा की, समावेशी शिक्षा की, व्यक्तित्व की, वृद्धि विकास की, बुद्धि की, एनसीएफ की और आरटीई की। ये सारे विषयों को आप सबने बहुत गंभीरता से पढ़ा समझा, और जो लोग बहुत गंभीर तैयारी कर रहे हैं उन लोगों ने ऐप के माध्यम से लगभग कंप्लीट कोर्स पूरा कर लिया है। तो उन लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है और उन्हें भरोसा भी जगा है। आप भी चाहें तो ऐप के माध्यम से वो सारी वीडियोस को देख सकते हैं, लेकिन हम आपके साथ यहाँ यूट्यूब पर इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो यूनिट 6 में एक है हमारा टॉपिक यूनिट 6, इसका नाम हमने अधिगम इस नाम से लिया है, पर इसमें 7 छोटे छोटे हिस्से हैं, 7 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। इसे हम सीखना कह रहे हैं या लर्निंग कह रहे हैं। तो इन 7 छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है ये टॉपिक। उसमें से एक हिस्सा ये जो अधिगम है, इसमें इसका आज जिस बात की चर्चा करेंगे कि इस अधिगम का अर्थ क्या है, और इसमें कुछ परिभाषा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो, और साथ में एक चीज और वो ये कि जो ये अधिगम है इसके जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो कौन से हैं। यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रमुख सिद्धांत अधिगम के जो हैं उसकी चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो हैं जो अभी चल रही हैं अधिगम को लेकर के, आप सब लोग पहले से सजग हैं चूंकि ये कॉमन टॉपिक है। थ्योरेटिकल जितनी कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक थे वो हम चूंकि आपके साथ साझा कर चुके हैं, और जो रिमेनिंग हिस्से थे उनके वो ऐप पर पहले से दिए जा चुके हैं आप लोगों को। लेकिन फिर भी उनमें से एक कंसेप्चुअल चैप्टर या जिसमें से कुछ तथ्य हमेशा आपको कंफ्यूज करते हैं, कुछ थ्योरीज आपको कंफ्यूज करती हैं, उनकी चर्चा आज करेंगे। तो अधिगम को लेकर के हम ये जानते हैं कि ये सीखने का पर्याय है, लर्निंग का पर्याय है अधिगम। अधिगम के अर्थ को लेकर के जब हम बात करते हैं तो ये माना जाता है, जैसे मनोविज्ञान में प्रारंभ में मनोविज्ञान या शिक्षा को आत्मा के विकास का, बाद में मन के विकास का, और उसके बाद में चेतना के विकास का विज्ञान माना गया। क्या मनोविज्ञान, ये शिक्षा को किसका विज्ञान माना गया कह रहा हूं मैं आपको। हाँ, शिक्षा को पहले माना जाता था कि ये आत्मा का विज्ञान है, और फिर माना जाता था कि ये मन का विज्ञान है, और फिर माना जाता था कि ये चेतना का विज्ञान है, और फिर इसके बाद माना गया, जो इन दिनों माना जाता है वो माना जाता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ये इसका अर्थ समझने के लिए बहुत जरूरी है। अंततः हम चूंकि इन दिनों जिस मनोविज्ञान पर बात हो रही है, जिस साइकोलॉजी पर बात हो रही है, उसके अनुसार लर्निंग क्या है उसे समझेंगे। तो ये व्यवहार को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को हम लर्निंग कह रहे हैं। ये कैसे यहां तक पहुंचा हमें जरा समझना होगा। तो ये व्यवहार में 3 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जिस कारण से परिवर्तन आते हैं, और वो 3 महत्वपूर्ण बातें होती हैं अनुभव, अभ्यास, और ये जिस कारण हमारी टीचिंग चलती है उसी को हम कहते हैं प्रशिक्षण। तथा प्रशिक्षण के कारण आने वाले स्थायी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। इसका मतलब है वर्तमान मनोविज्ञान यह मानता है कि हमारे भीतर, हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन स्थायी रूप से हो जाते हैं, ये देखें, ये
मतलब जो सडन चेंज होते हैं कुछ समय के लिए होते हैं और फिर उसके बाद उनका दोहराव नहीं होता है, जो हमारे व्यवहार में स्थायी रूप से नहीं उतरते हैं जो गुण, वह हमारे विकास का हिस्सा नहीं होते हैं। क्योंकि विकास के बारे में आपने ये पढ़ा था, जब हम वृद्धि एवं विकास पढ़ रहे थे तो हमने ये कहा था कि ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें परिवर्तन होता रहता है, या कोई परिणाम नहीं है बल्कि एक प्रक्रिया है। और प्रक्रिया यह बताती है कि ये अधिगम है। तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन को कहते हैं और व्यवहार में परिवर्तन निरंतर होता रहता है। तो उस निरंतर होने वाले स्थायी परिवर्तन को देखिए, एक तो कह रहे हैं स्थायी है और दूसरा कह रहे हैं निरंतर है, मतलब उसमें भी बदलाव आएगा, ये अपग्रेड होता चला जाएगा। जैसे जैसे समझें, पहले हमें ये अ लिखना भी नहीं आता था, क लिखना भी नहीं आता था और ये वन लिखना भी नहीं आता था, ये ए लिखना भी नहीं आता था। फिर हमने इसे सीख लिया और सीखने के बाद धीरे 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 इसका उपयोग सीख लिया। पर ये अ से अमरूद और क से कबूतर, ये वन लिख करके जो हमने सीखा, या ए से जो एप्पल सीखा, ये तो हमने सीख ही लिया। लेकिन क्या ए से एप्पल का और यूज भी हमने सीखा? निश्चित रूप से सीखा। और क्या हम आज भी सीख रहे हैं? निश्चित रूप से सीख रहे हैं। तो हम एक स्तर तक सीखने के बाद लगातार सीख रहे हैं और जो सीखा है वो स्थायी हो चुका है। इसी स्थायी परिवर्तन को हम क्या कह रहे हैं? अधिगम कह रहे हैं। तो अधिगम में उन परिवर्तनों को शामिल किया जाता है जो स्थायी होते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है। लेकिन ये किसके कारण आते हैं कह रहा हूं? ये अनुभव के कारण आते हैं, जो हम अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से अनुभव करते हैं उसके कारण आते हैं। और या तो ये अभ्यास से आते हैं, किसी चीज को दोहराने से आते हैं, और या प्रशिक्षण के कारण आते हैं, ट्रेनिंग के कारण आते हैं। लेकिन ये होने चाहिए स्थायी। पर कभी कभी परिवर्तन होते हैं अस्थायी और उनके कारण होते हैं क्या? कुछ और। जैसे एक मान लीजिए अस्थायी परिवर्तन भी होते हैं, मतलब कौन सी चीजें पार्ट ऑफ लर्निंग अधिगम का हिस्सा नहीं है, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। क्योंकि हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम केवल कोई ऐसा एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं जो एकेडमिक का हिस्सा है, मतलब इतने % मार्क्स लाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम ऐसी कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि हम ऐसी चीजों को करें जो अस्थायी परिवर्तन है इसे भी समझें, जो स्थायी परिवर्तन है इसे भी समझें, और कौन पार्ट ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का हिस्सा है और कौन नहीं है उनको थोड़ा बारीकी से समझ लें, तब हम इस बात को समझ पाएंगे। तो अस्थायी परिवर्तन जो होते हैं ना, जैसे मान लीजिए एक दिन हमने कोई व्यवहार किया, दूसरे दिन नहीं किया। जैसे मान लीजिए उठ करके बड़ों के पैर छूना प्रातःकाल, सूर्य को नमस्कार करना, ये ऐसी कोई भी संस्कार की बात हो सकती है जो हमें शिक्षा सिखाती है। पर यदि हम उसकी पुनरावृत्ति नहीं करते, जैसे किसी ने कोई काम आपके लिए किया, उसको थैंक्स कहना और किसी को अभिवादन करना, यदि इन कार्यों की पुनरावृत्ति नहीं होती है तो हम इसे स्थायी परिवर्तन नहीं कहते। यानी ये किसी अन्य कारण से हुए हैं। वह अन्य कारण क्या हो सकते हैं? जैसे अस्थायी परिवर्तन मूल प्रवृत्ति के कारण भी होते हैं। मूल प्रवृत्ति किसी व्यक्ति की आदत ही होती है कि जब वो किसी की चापलूसी करना चाहता है तो वो उसको सलाम नमस्ते करता है, जैसे उसका काम निकलता है तो उसको छोड़ देता है। उसका स्वभाव है, चापलूसी उसका स्वभाव है, तो ये उसकी एक मूल प्रवृत्ति है। अब चेंज तो आया उसके व्यवहार में, लेकिन वो मूल प्रवृत्ति के कारण आया, अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण के कारण स्थायी परिवर्तन नहीं आया। तब हम कहेंगे कि ये मूल प्रवृत्ति से आने वाला जो बदलाव होता है वो इसका हिस्सा नहीं होता है। लेकिन कई बार हम इमोशन के कारण, संवेग के कारण, संवेगात्मक जो परिवर्तन होते हैं, संवेगात्मक परिवर्तन, इनके कारण भी हमारे व्यवहार में चेंज आता है। जैसे कभी हम बहुत खुश होते हैं तो कोई प्रतिक्रिया देते हैं, थैंक यू कहते हैं, सॉरी कहते हैं, कई बार हम नहीं कहते। तो ये जो थैंक यू, सॉरी, ये कहने के जो तरीके हैं वो हमारे उसमें अस्थायी भी आ सकते हैं। और क्या होता है, देखिए कई बार मादक पदार्थों का सेवन कर लेते हैं, तो मादक पदार्थों के सेवन से भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन तो आता है, लेकिन वो अस्थायी होता है, उसे भी हम अधिगम
नहीं कहते। उसके अलावा एक और बात है जिसको हम कहते हैं बीमारी है। जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसके कारण भी उसके स्वभाव में कुछ दिनों वो नम्रता, वो शालीनता दिखाई देती है, फिर हो सकता है ना दिखाई दे। और एक फटीक होता है जिसको हम कहते हैं थकान। थकान के कारण भी मतलब देखेंगे कि जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो बड़े उत्साह से करते हैं, और जैसे जैसे हम थकते चले जाते हैं तो उत्साह घटता चला जाता है, तो ये पार्ट ऑफ लर्निंग नहीं कहलाता है। उसके अलावा देखेंगे हमारे व्यवहार में एक परिवर्तन आता है, परिपक्वता, और यही आपको कंफ्यूज करेगा ये वाला शब्द। परिपक्वता के कारण आने वाले परिवर्तन अधिगम का हिस्सा नहीं है। कैसे? जैसे बचपन में एक वो खिलौने वाली कार देख करके हम कितना खुश हो जाते थे। उस खुशी में यदि कोई कार हमसे छीन ले तो हम बड़े दुखी होते थे। लेकिन जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं तो कोई ऐसे कार जैसा खिलौना हमसे कोई छीन ले तो हम उतने दुखी नहीं होते। दुख पर ये कंट्रोल करना हमने कैसे सीखा? ड्यू टू मैच्योरिटी। इनमें से कोई अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण हमें नहीं लेना पड़ा, ये उम्र के साथ स्वतः हो गया। तो उम्र के साथ स्वतः हो जाने वाला परिवर्तन भी किसका हिस्सा नहीं है? अधिगम का हिस्सा नहीं है। तो ये जो अस्थायी परिवर्तन इन कारणों से होते हैं, मूल प्रवृत्ति, संवेगात्मक परिवर्तन, मादक पदार्थों का सेवन, बीमारी, थकान, परिपक्वता के कारण से जो होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अधिगम का हिस्सा नहीं मानते हैं। ठीक, तो अधिगम क्या है और क्या नहीं है ये हमें समझ में आई बात। ये अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के कारण स्थायी परिवर्तन यदि हमारे व्यवहार में आ रहा है तो वो क्या है? वो अधिगम है। तो अधिगम को लेकर के क्या मनोवैज्ञानिकों का मानना है, उन्होंने क्या क्या विचार दिए, इसे समझना पड़ेगा। और जो विचार उन्होंने दिए, अर्थात कुछ परिभाषाएं जो उन्होंने दी, अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी। एक क्रो और क्रो की परिभाषा है। तो क्रो और क्रो ने ये कहा, क्रो एंड क्रो, ये बड़ी चर्चित परिभाषा है, पूछी जाती है। हालांकि हमारे एग्जाम में फैक्चुअल चीजें कम पूछी जा रही हैं, पर एक आध डेफिनेशन पूछ ली जाती है। अब किस चैप्टर से पूछी जाएगी कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ चीजें, कुछ चैप्टर के कुछ हिस्से ऐसे हैं उनसे ये संभावना बनती है। तो इन्होंने कहा कि आदत तथा अभिवृत्ति के ज्ञान का अर्जन, आदत, अभिवृत्ति एवं ज्ञान, तीन चीजें हैं। आदत, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति होता है एप्टीट्यूड, हैबिट्स, एप्टीट्यूड तथा ज्ञान, नॉलेज। तो हैबिट, एप्टीट्यूड और नॉलेज को हासिल करना, को एक्वायर करना का अर्जन क्या कहलाता है? का अर्जन अधिगम कहलाता है। तीन चीजें हैं, कहलाता है। कैसे? अब ये जब दो तीन हो जाए, जब कंफ्यूजन हो जाए तो याद करने के लिए फिर कुछ तरीका ढूंढना पड़ता है, और कैसे आसान होंगी उस चीज को हम करते हैं। तो एक देखें, एक परिभाषा गेट्स की है। गेट्स ने क्या कहा? इन्होंने कहा अनुभव तथा अभ्यास तथा अभ्यास के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन आता है। आपने देखा ना, अभी हमने इससे पहले जब कहा तो उसमें एक चीज और थी, वो क्या थी? वो था प्रशिक्षण। इनके उसमें प्रशिक्षण शामिल नहीं है गेट्स के उसमें। अनुभव तो है, अभ्यास भी है, और अनुभव और अभ्यास, क्षमा करें, अभ्यास नहीं, प्रशिक्षण। इन्होंने अभ्यास को छोड़ दिया प्रशिक्षण के कारण। अनुभव और प्रशिक्षण से, अभ्यास से नहीं, बार बार करने से जो होता है, किसी चीज के दोहराव से जो परिवर्तन आता है, उसको इन्होंने शामिल नहीं किया। तो गेट्स ने एक तो प्रशिक्षण लिया और एक अनुभव लिया, तो जो बाहर से मिला उसी को इन्होंने गेट किया, इसलिए गेट्स कह रहे हैं इनका नाम। तो गेट्स, अनुभव भी हमें बाहर की दुनिया में काम करने से आता है और प्रशिक्षण भी बाहर की दुनिया से मिलता है। तो गेट्स ने इन दो चीजों को माना व्यवहार में परिवर्तन।
अनुभव तथा प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वही क्या है, अधिगम है। ये अब एक और परिभाषा जो विलियम वुडवर्थ ने कही, ये बड़ी पूछी जाने वाली परिभाषा है, विलियम वुडवर्थ की परिभाषा, और ये पूछी गई है, पूछी जाएगी, चूंकि बहुत सरल परिभाषा और इस चैप्टर को दिशा देने वाली एक परिभाषा है। ये अधिगम विकास की प्रक्रिया है, बस इतना ही इन्होंने कहा, अधिगम विकास की। ये अभी मैं आपको जोड़ के बता रहा था ना, जब हम विकास चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, तो वही बात इन्होंने कही, अधिगम विकास की प्रक्रिया है, इतना कहना चाह रहे हैं। यानी विकास जैसे जैसे होता है वैसे अधिगम कहलाता है, वो उसी को हम अधिगम कह रहे हैं, विकास को ही, ऐसा इन्होंने माना। और एक और परिभाषा ये है आइजेंक की, आइजेंक की परिभाषा है, आइजेंक की परिभाषा। और इन्होंने ये कहा कि नवीन तथा स्थायी परिवर्तन सीखना, एक तो नया होना चाहिए, नवीन तथा परमानेंट होना चाहिए, स्थायी परिवर्तन सीखना ही क्या कहलाता है, सीखना अधिगम है। हम अधिगम की ही परिभाषा कर रहे हैं। तो हम अपने जीवन में जो नया और परमानेंट ला रहे हैं वो सब, जैसे हम लोग कंप्यूटर सीखते हैं कीबोर्ड पर, पहले ASDF सीखते हैं, तो ASDF सीखते हैं, फिर ASDF हमारी उंगलियों को याद हो जाता है, दिमाग को याद हो जाता है, फिर 2-3 साल 5 साल 10 साल तक भी अगर हम नहीं करते तो फिर से हमारी उंगलियां उस ASDF को याद कर लेती हैं। ये सीखी तो हमने एक किसी दिन, नई चीज थी हमारे लिए, लेकिन कैसी हो गई, परमानेंट, क्योंकि हम 10 साल बाद भी उसको एज इट इज कर पा रहे हैं, इसमें जंक नहीं लगने पाता। इसलिए आइजेंक ने ये बात कही कि नई और स्थायी परिवर्तन को सीखना ही क्या कहलाता है। देखिए, जंग नहीं लग पाता तो नया रहता है हमेशा, और जो नया रहता है स्थायी भी रहता है, उसको हम कहते हैं, ये आइजेंक की परिभाषा। और इन्होंने कहा ये है अधिगम। एक और BF स्किनर की भी परिभाषा कराएं तो व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन जो होता है, स्किनर ने कहा, स्किनर मतलब BF स्किनर, BF स्किनर व्यवहार में उत्तरोत्तर, लगातार, कंटिन्यूअस, ऊपर की ओर, आगे की ओर, प्रोग्रेसिव जो होगी, उस बदलाव को, उस अनुकूलन को हम, अनुकूलन की प्रक्रिया को हम आजीवन करते तो रहते ही हैं, को अधिगम कहते हैं। देखिए, स्किनर कह रहे हैं क्या, स्किनर कह रहे हैं कि व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता है, उत्तरोत्तर अनुकूलन होता है, किसके साथ, समाज के साथ। तो समाज के साथ जो उत्तरोत्तर अनुकूलन हो रहा है, उत्तर से याद रख लें, ये उत्तरोत्तर ना अधिगम चैप्टर में एक ही जगह आएगा, क्या, उत्तरोत्तर और स्किनर। तो स्किनर का उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर क्या, हमें तो देखिए एग्जाम में क्या होता है ना, आपके साथ अच्छी बात यह है कि आपने इनमें से कोई भी परिभाषा वहां लिखने नहीं जाना, लिखी हुई परिभाषा आएगी, आपने केवल पहचानना है। तो आप किसी वर्ड्स को भी, शब्दों को भी कोड कर सकते हैं, उससे पहचान लेंगे। उत्तरोत्तर का स्किनर से ये मिलान किया, जंक का जंक नहीं लगता है तो नवीन हो गया, और अधिगम विकास की प्रक्रिया है तो विलियम और वुडवर्थ, तो VVV विकास, विकास की प्रक्रिया को विलियम वुडवर्थ ने कहा। गेट्स ने 2 चीजें गेट की, एक अनुभव और एक प्रशिक्षण, तो हो गया गेट्स का। और क्रो ने कहा कि आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान, 3 चीजें। तो ये 3 चीजें जो हैं वो, अब बाकी नीचे की कहती तो ऊपर की एक याद भी रह सकती है, ठीक है। तो ये इतनी परिभाषाएं हमें
मनोवैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से दी हैं। अधिगम की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकती हैं उसको लेकर के मैंने आपसे ये बात कही। ये जो इसके प्रमुख सिद्धांत हैं, इसको लेकर के हमारे यहाँ पूरा चैप्टर ही उन्होंने दिया हुआ है। तो इसे मनोविज्ञान को लेकर के दो प्रमुख सिद्धांत चलते हैं हमारे यहाँ, और उनमें से एक तो इसी को कहते हैं, ये जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम, एक है व्यवहारवादी सिद्धांत और दूसरा है संज्ञानवादी सिद्धांत। प्रमुख सिद्धांत में अगर जाएंगे तो ये दो तरह के सिद्धांत हैं, व्यवहारवादी और संज्ञानवादी सिद्धांत। संज्ञानवादी बस जो लोग मानते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, वो लोग ये मानते हैं कि सीखना सब में हो सकता है, वो चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, वो सीख सकता है। लेकिन ये जो संज्ञानवादी है ना, ये स्पेशल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस की डिमांड करते हैं, यानी बुद्धि का एक विशेष स्तर होना चाहिए तभी कोई सीख सकता है, ऐसा मानते हैं। मतलब इनके बारे में अगर एक लाइन लिखनी हो, ये व्यवहार परिवर्तन को, यही दो प्रमुख सिद्धांत हमारे यहाँ चलते हैं अधिगम के। तो इन दो सिद्धांतों के बारे में क्या कह रहे हैं, ये व्यवहार के परिवर्तन को सर्वाधिक महत्व देते हैं। हाँ, जब व्यवहार में परिवर्तन होगा और तभी ये लर्निंग हो पाएगी, अधिगम हो पाएगा। और जबकि ये जो हैं, ये लोग क्या कहते हैं, बुद्धि का जो विकास है ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये होगा कैसे बुद्धि का विकास? ये बुद्धि का विकास अनुभव से होगा। आपको ध्यान है, पियाजे ने वहां एक बात कही थी आपसे कि हमारे अंदर स्कीमा विकसित होता है, हम चीजों को देखते हैं, फिर समझते हैं, उनके लिए एक धारणा बनाते हैं, कंसेप्ट बनाते हैं, उसी स्कीमा से हम फिर बाद में अनुकूलन और समायोजन की स्थिति में आते हैं। वो पियाजे वाले को दोबारा देखें तो समझें उस बात को। तो उसी स्कीमा से हम दिमाग में नई नई चीजों के प्रति समझ बनाते चलते हैं। उसी समझ और अंडरस्टैंडिंग को हम क्या कह रहे हैं, संज्ञान कह रहे हैं। जिसे हम संज्ञान कहते हैं, असल में वो नॉलेज ही है, मनोविज्ञान की भाषा में उसे हम संज्ञान कह रहे हैं। उसका मतलब ज्ञान ही है, और ज्ञान का मतलब है चीजों को समझते चले जाना। तो समझते चले जाना मतलब ये व्यवहार में परिवर्तन नहीं है, ये बाहर के जगत को समझने की प्रक्रिया है। बाहर के जगत को भी, अंदर के जगत को भी समझना, लेकिन समझेंगे किससे? बुद्धि से। और ये लगभग वैसा ही है ना, हमारे यहाँ जैसे श्रीमद् भगवद गीता में एक कर्मयोग का सिद्धांत है, तो इसे आप अबाउट टू कर्मयोग मान सकते हैं। यानी व्यवहार में जो परिवर्तन होगा, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा। और एक ज्ञान योग है, ज्ञान योग में कहा गया क्या कि हम जैसा जैसा अपनी बुद्धि को विकसित करेंगे, चेतना को जैसा जैसा अभ्यास कराएंगे, जैसे जैसे हम अपनी आदतों में परिवर्तन करेंगे, वैसा वैसा हमारे चरित्र और जीवन में परिवर्तन होता चला जाएगा। ऐसा पश्चिम के मनोविज्ञान में जो मानते हैं उनको हम संज्ञानवादी कहते हैं, और कर्मयोग की तरह से व्यवहार में परिवर्तन को जो महत्व देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, व्यवहारवादी कहते हैं। अच्छा, व्यवहारवादी जिन चीजों को महत्व देते हैं, देखिए व्यवहार हम कैसे करेंगे, जब हम इंस्पायर होंगे, दूसरों से, बाहर की दुनिया से इंस्पायर होंगे तो हम काम करेंगे। तो एक होता है अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा और अभिप्रेरणा के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, अभिप्रेरणा तब काम करती है जब उसे बाहर से बल मिलता रहता है, पुनर्बलन मिलता रहता है।
रीइंफोर्समेंट मिलता रहता है तब वो प्रभावी होता है। और एक उद्दीपक होता है। उद्दीपक उद्दीपक मतलब स्टिमुलस जब होता है ये। और एक इसके प्रति जो हमारा रिस्पॉन्स होता है उसको कहते हैं अनुक्रिया। यानी ये बाहर की चीजें, एक व्यक्ति के अंदर मोटिवेशन और एक बाहर से मिलने वाला पुनर्वलन और बाहर जो चीजें हमारा लक्ष्य गोल टारगेट बनती हैं वो उद्दीपक और एक अनुक्रिया। ये व्यवहारवादी कहते हैं ये चार चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। आगे व्यवहारवाद पढ़ेंगे ना, व्यवहारवाद से संबंधित सारे सिद्धांतकारों को पढ़ेंगे, उसमें चाहे थॉर्नडाइक हो, पावलोव हो, B.F. स्किनर हो, इन सबको पढ़ेंगे तो वहां इन चीजों की चर्चा बार बार होगी। तो एक तो ये मानते हैं इसे महत्वपूर्ण, और ये जो संज्ञानवादी हैं ये मानते हैं कि हमारे यहाँ जो महत्वपूर्ण होता है वो होती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है बुद्धि। बुद्धि के बिना संभव ही नहीं है, बुद्धि होगी तभी हम व्यवहार में कोई परिवर्तन या जीवन में कोई परिवर्तन कर सकेंगे। और दूसरा होता है संवेदना, सेंसिटिविटी। एक होता है संज्ञान, संज्ञान मतलब वही ज्ञान, नॉलेज। और जब ये बुद्धि होती है, संवेदना आ जाती है, संज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर एक नई चीज आती है, उसको कहते हैं हम समस्या। समस्या के बारे में, समस्या उन चीजों को कहते हैं हमारे जीवन में आने वाले जो नेक्स्ट टारगेटेड होते हैं, जो गोल होते हैं, उन्हीं को हम समस्या कहते हैं। इसके बारे में रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, खुद उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और रोता है। तो हमने जैसे ये टारगेट बना लिया ना, LT पास करना है, पहले टेट पास करना था, उससे पहले B.Ed करना था, B.Ed का एंट्रेंस पास करना था। उस दौरान हम बहुत परेशान भी हुए, पर फिर हमें लगा ये हमने ही अपने लिए इरादा किया है। तो मनुष्य जो अपने लिए इरादे बनाता है, जो गोल सेट करता है, उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, समस्या। और फिर इसके जीवन में एक महत्वपूर्ण चीज आती है, उसी को कहते हैं हम प्रत्यक्षीकरण, यानी रियलाइजेशन जब होता है। तो ये सब चीजें इनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। जब भी अब आप देखेंगे कहाँ, जहां बुद्धि की बात, संवेदना, संज्ञान, समस्या, प्रत्यक्षीकरण की बात होगी, उसे आप अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत समझेंगे। जहां अनुक्रिया, उद्दीपन, पुनर्वलन, अभिप्रेरणा की बात बार बार की जाएगी, उसे हम अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत कहेंगे। ये बात बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए। अच्छा, ये लोग तो ऐसा मानते हैं कि अधिगम जो होता है ना, जैसे वो आपने स्किनर का टेस्ट देखा था, थॉर्नडाइक का टेस्ट देखा था, पावलोव का टेस्ट देखा था, उन्होंने अलग अलग टेस्ट किए। तो उसमें क्या होता है ना, जैसे जैसे हम उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, जिसे हम अनुक्रिया कहते हैं, वैसे वैसे धीरे 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 सीखते चले जाते हैं। तो ये कहते हैं ना, अधिगम जो होती है वो बड़ी स्लो प्रोसेस है। और हमने पीछे एक डेफिनेशन ही पढ़ी थी स्किनर की कि अधिगम धीमी किंतु सतत प्रक्रिया है। तो ये लोग मानते हैं अधिगम कैसा है, अधिगम धीमी प्रक्रिया है। और ये लोग तो मानते हैं क्या, जो लोग संज्ञानवादी हैं वो मानते हैं कि कोई धीमी प्रक्रिया नहीं है। अचानक चेतना ऐसा आपको क्लू देती है कि आपको पता लग जाता है कि आप इस जगत में, इस दुनिया में किस लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो अचानक होता है। जैसे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया, महावीर को प्राप्त हो गया, तो उसको कहते हैं ज्ञान का प्राप्त हो जाना। और ज्ञान का प्राप्त हो जाना ये अचानक होता है, किसी स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती है और किसी रिस्पॉन्स की जरूरत नहीं होती है। इसलिए ये मानते हैं क्या, अधिगम कैसा होता है, अधिगम अचानक होता है। ये मैं कंपेयर करके इसीलिए आपको पढ़ा दे रहा हूं, आगे कोई कंफ्यूजन न रहे कि संज्ञानवादी क्या मानते हैं और ये व्यवहारवादी क्या मानते हैं। अच्छा, अगर ये धीमी प्रक्रिया है तो धीमे 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 तो पशु भी कर सकता है, तो इसे पशु भी कर सकते हैं, पशु भी कर सकते हैं किसे, अधिगम को। और जबकि ये मानते हैं क्या, पशुओं में बुद्धि और चेतना का वो स्तर नहीं होता संज्ञानवादी, इसलिए केवल मनुष्य कर सकते हैं अधिगम, केवल मनुष्य अधिगम कर सकते हैं, ऐसा संज्ञानवादी मानते हैं। ये एक बेसिक अंतर है। अधिगम
कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज आप देखें तो इसका मतलब तो ये हुआ, अगर ये धीमी धीमी प्रक्रिया है, पशु भी इसे कर लेते हैं, तो ये वैसा होता है जैसा चेंज मशीन्स में होता है। मशीन को जैसे हमने वो दोहा पढ़ा था, करत करत अभ्यास ते सिल पर परत निशान, ऋषि आवत जात है सिल पर परत निशान, और जड़मति होत सुजान। करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, और ऋषि आवत जात है सिल पर परत निशान। यानी वो सिल पर भी निशान पड़ जाता है। इसका मतलब क्या है, उस पत्थर ने भी सीख लिया कि रस्सी अगर बार बार ऊपर नीचे जानी है तो मुझे यहां से घिस जाने में मेरी भलाई है, ऐसा पत्थर ने सीख लिया। ऐसा ये मानते हैं, व्यवहारवादी लोग मानते हैं। यानी जो अधिगम होता है वो कैसा होता है, अधिगम मैकेनिकल होता है, अधिगम यंत्रवत होता है, जैसे यंत्रों में होता है, यंत्रवत होता है। और ये लोग मानते हैं कि अधिगम कैसा होता है, अधिगम चेतना से होता है, और चेतना ये यंत्रों में तो नहीं होती, तो चेतना जिसमें होगी उसी में होगा, चेतना से होता है। ये लोग मानते हैं कि ये जो अधिगम होता है ना, ये अनुबंधन से आता है। अनुबंधन नहीं होगा, अनुबंधन किसका, किसके लिए, अनुबंधन उद्दीपक के प्रति रिस्पॉन्स कर्ता का, जो अनुक्रिया करने वाला है उसका उद्दीपक के साथ अगर कोई अनुबंध नहीं होगा तो अधिगम नहीं हो सकता। यानी अधिगम होने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट किसकी है, इस अनुबंधन की है। अनुबंधन से अधिगम होता है। और ये लोग तो मानते हैं क्या, ये मानते हैं कि जो ये हमारी इंद्रियां हैं ना, पांचों इंद्रियां, ये आंख, ये नाक, ये कान, ये जिह्वा और ये त्वचा, ये जो पांच इंद्रियां हैं, असल में इन पांच ज्ञानेंद्रियों से, सेंसरी ऑर्गन से हम इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, अधिगम को प्राप्त करते हैं। यानी अधिगम कैसे होता है, अधिगम इंद्रियों से होता है, ऐसा ये लोग मानते हैं। इंद्रियों से होता है। कौन मानता है ऐसा, संज्ञानवादी। हाँ, मतलब इसी से निर्माण होता है किसका, हमारे अंदर संवेदना का। और संवेदना जन्म देती है किसको, संवेदना जन्म देती है हमारे भीतर संज्ञान को। तो उसी से हमारे अंदर प्रत्यक्षीकरण आता है, प्रत्यक्षीकरण से ही संज्ञान का निर्माण होता है। और इसके अलावा एक और बात है कि जो ये इनके अंदर जो ये बात आती है ना, ये बुद्धि का विकास जो होता है, ये समस्या समाधान कौशल से आता है। तो अधिगम समस्या समाधान कौशल से आता है, समस्या समाधान कौशल से अधिगम होता है, ऐसा ये लोग मानते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि यहां से आगे हमें थॉर्नडाइक के बारे में, बीएफ स्किनर के बारे में, पॉवलोव के बारे में, हल के बारे में और अन्य ये संज्ञानवादी सिद्धांतकारों के सिद्धांतों के बारे में जाना होगा, जहां से उसने पिछली बार भी बड़े गंभीर प्रश्न पूछे हैं। और संभावित है कि इनमें से वो गंभीर प्रश्न, मतलब बहुत गहराई में जो छुपे हुए प्रश्न हैं वो पूछे हैं, वो पूछेगा। और उस तरह की सारी वीडियोस ऑलरेडी ऐप में आ चुकी हैं। उससे संबंधित जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट मतलब जो ऑथेंटिक हमारे पास रिसोर्सेज हैं टेक्स्ट के, जो एनसीईआरटी ने दिए हैं या अन्य ऑथेंटिक सोर्सेज से मिलते हैं, उससे संबंधित टेक्स्ट भी उसमें पड़े हुए हैं और एमसीक्यू भी हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इस ऐप लिंक को डाउनलोड करके, ऐप को डाउनलोड करके ऐप से उस पूरे कोर्स को देख सकते हैं। और हम आपसे एक अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।